नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो प्यारे बच्चों, शुरू की 2-3 मिनटें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो बिना स्किप किए इन बातों को सुनना है। देखिएगा, रात को रोज़ाना 8 बजे मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूँ, जिसमें मैं उत्तराखंड प्लस आपका जीएस के क्वेश्चन कराता हूँ। साथ में मैं 4-5 क्वेश्चन उत्तराखंड और जीएस के करंट अफेयर्स का रखता हूँ। इस प्रैक्टिस सेट की आपको पीडीएफ फ्री मिलेगी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करेंगे तो रोज़ाना मैं फ्री पीडीएफ अपलोड करता हूँ, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आपके लिए एक अति महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप भी स्नातक स्तरीय परीक्षा या उत्तराखंड पुलिस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो 2 बैच हमने लॉन्च कर रखे हैं। 1 मई से हम अपना नया बैच लॉन्च करने वाले हैं, जो हमारा स्नातक स्तर परीक्षा जैसे बीडीओ, बीपीडीओ, पटवारी, व्यक्तिक सहायक, उसके अलावा आपके जो समीक्षा अधिकारी और सहायक अधीक्षक के पद हैं, इनके लिए हम चला रहे हैं। कंप्लीट ये आपका कोर्स होने वाला है, जिसमें आपको क्लासेस से अदर मॉक टेस्ट और डेली टेलीग्राम कुछ भी देखने को मिलेंगे। इसकी अगर मैं फ़ीस की बात करता हूँ तो इसकी 99 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है कंप्लीट कोर्स की। और इसके अधिक जानकारी आप जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ से आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। अब ये मत सोचिएगा अगर 99 रुपीज़ फीस है तो कि इस क्लास में कुछ भी नहीं होगा। इतना बढ़िया होगा कि आपको कोई 10,000 वाली क्लास में भी चीज़ें नहीं दे सकता है। मेरा मेन उद्देश्य होता है कि पहाड़ का एक एक बच्चा जो ऐसा है, आर्थिक स्थिति जिसकी कमज़ोर है, क्या है, लड़का हो या लड़की हो, सबको एक अच्छी और बेहतर तैयारी कराना मेरा टारगेट है। इसलिए मैंने इसको इतनी कम फीस इसकी रखी है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मई से क्लासेस आपके आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिएगा, आज की क्लास का हम शुरुआत करते हैं। एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से, मैं जो प्रैक्टिस सेट कराता हूँ तो इसमें मैं हर क्वेश्चन के साथ लगभग महत्वपूर्ण फैक्ट बता के चलता हूँ। तो जब आप इस प्रैक्टिस सेट को देखें तो एक नोटबुक अपने पास ज़रूर रखें। जिन जिन क्वेश्चनों का आंसर आपको नहीं पता है आप साथ साथ में नोट कर लें। तो चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, बाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है? तो प्यारे बच्चों, बाणासुर को अगर हम बात करें तो इसको स्थानीय भाषा में मारकोट का किला भी कहा जाता है। एक राक्षस था बाणासुर, उसके नाम पे इस किले का नाम रखा गया है। तो प्यारे बच्चों, बाणासुर का किला या मारकोट का किला हमारा चंपावत जिले में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं चंपावत से। मैं थोड़े आपको क्वेश्चन बता के चलता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, चंपावत एक ज़िले के रूप में जो इसको मान्यता मिली वो 15 सितंबर 1997 में ये आपका ज़िला बना है। हालांकि अगर मैं इसके इस संस्थापक की बात कहूँ तो सोमचंद को, जो कि चंद वंश के संस्थापक थे, उन्हें इसका संस्थापक माना जाता है। राज्य का सबसे छोटा ज़िला है, 1766 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो कुल 2 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे श्यामला ताल मिलेगा, विवेकानंद आश्रम मिलेगा, स्वामी ताल मिलेगा, मायावती आश्रम मिलेगा। उसके अलावा यहीं पे मीठा रीठा साहिब भी है, नौढूंगा घर है। तो बहुत सारे ऐसे पर्यटक स्थल है। यहीं पे आपका पूर्णागिरि शक्तिपीठ भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो प्यारे बच्चों, गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय हमारा अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अल्मोड़ा से एक चीज़ याद रखनी है, राज्य में एकमात्र जिला जहाँ पे चांदी का उत्पादन या सर्वाधिक चांदी का उत्पादन अल्मोड़ा में होता है। इसका आकार घोड़े के काठीनुमा आकार का है। अल्मोड़ा की मैं बात करूँ, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हमारा अल्मोड़ा ही आ जाता है। उसके बाद उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह द्वाराहाट मंदिर समूह की अगर हम बात करें, द्वाराहाट मंदिर समूह भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। देखिएगा, थोड़ा माइंड में कन्फ्यूजन हो रहा है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि उत्तराखंड में सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है। उसमें लगभग छोटे बड़े 124 मंदिरों का समूह बताया जाता है। द्वाराहाट है, कुछ हो रहा है, थोड़ा माइंड से स्किप हो गया है। आप कमेंट बॉक्स करके बताइएगा मुझे सही आंसर क्या है। लगभग 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह बताया जाता है, हमारे अल्मोड़ा ज़िले में ही आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, ताराकुंड किस जिले में स्थित है?
तो प्यारे बच्चों ताराकुंड की अगर हम बात करें तो ये हमारा पिथौरागढ़ ज़िले में आ जाता है। पौड़ी गढ़वाल ज़िले में आ जाता है। ऑप्शन डी हमारा एकदम सही हो जाएगा। ताराकुंड पौड़ी गढ़वाल ज़िले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर बचे रहेंगे, और ये काफ़ी बड़ा नारा है। यह किस आंदोलन का नारा था? तो अगर हम बात करें प्यारे बच्चों इसके बारे में, तो ये हमारा पानी राखो आंदोलन का ये नारा था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ये पानी राखो आंदोलन का नहीं, आपके रक्षा सूत्र आंदोलन का नारा है। आज थोड़ा ना माइंड डिस्टर्ब चल रहा है किसी चीज़ को लेके, तो चीज़ें गलत हो जा रही है। आप बेफिक्र रहिएगा, आगे सारी चीज़ें सही बताई जाएंगी। तो प्यारे बच्चों आपका जो रक्षा सूत्र आंदोलन है, इस आंदोलन में इस नारे को दिया गया था, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर बचे रहेंगे। इस तरीके से पेड़ कटेंगे, पहाड़ गिरेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, इस तरीके से कुछ ये नारा है। तो हमारा रक्षा सूत्र आंदोलन से संबंधित ये नारा हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, वैज्ञानिक आधार पर पहले भूमि बंदोबस्त कब किया गया था? तो देखिएगा उत्तराखंड की अगर मैं बात करता हूँ तो उत्तराखंड में जो नौवें क्रम का भूमि बंदोबस्त हुआ था, नौवा भूमि बंदोबस्त, जिसको हम विकेट बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस बंदोबस्त की अध्यक्षता विकेट ने की थी। अगर आएगा किस कमिश्नर के समय में हुआ था, तब आपके रेमजे महोदय आ जाते हैं। अर्थात जो हमारा नौवा भूमि बंदोबस्त था, जिसे हम विकेट बंदोबस्त बोलते हैं, जो हेनरी रेमजे के शासनकाल में हुआ था, जो 1863 से 73 के मध्य हुआ था। इसमें पहली बार भूमि को वैज्ञानिक पद्धति में बांटा गया है। वैज्ञानिक आधार पे होने वाला पहला भूमि बंदोबस्त आपका विकेट बंदोबस्त या नौवा भूमि बंदोबस्त था, जो 1863 से 73 के मध्य चला था। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों उत्तराखंड में, अगर हम बात करें तो ब्रिटिश काल में कुल 11 भूमि बंदोबस्त हुए थे। उसके बाद एक हुआ था यूपी सरकार में। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आपके ब्रिटिश शासन के बाद अब तक उत्तराखंड में कुल 12 भूमि बंदोबस्त हुए हैं, जिसमें 11 कराए थे ब्रिटिश सरकार ने, और 1964 के समय पे आके यूपी सरकार ने करा दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तराखंड में जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था, वो गार्डनर ने कराया था। गार्डनर महोदय ने कराया था आपके कुमाऊं क्षेत्र में। उसके बाद ट्रेल ने कराया था, गार्डनर ने कुमाऊं में, ट्रेल ने कराया था गढ़वाल में। और अगर मैं बात करूं सर्वाधिक भूमि बंदोबस्त आपके ट्रेल महोदय ने ही कराए हैं, ये आपको याद करके चले ना। अगर क्वेश्चन आए ना सर्वाधिक भूमि बंदोबस्त किसने कराए थे, तो कमिश्नर ट्रेल के द्वारा कराए गए थे। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली भाषा में अंगारा और रेवार पत्रिका किसने निकाली? तो प्यारे बच्चों गढ़वाली भाषा में अंगार और रेवार पत्रिका गोविंद चातक के द्वारा निकाली गई है। ऑप्शन सी हमारा एकदम सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, तोलछा और मारछा और तोलछा जनजाति कहाँ निवास करती हैं? तो प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूँ, मैंने आपको जनजाति पढ़ाई थी, तो वहाँ मैंने बताया था कि मारछा तोलछा की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा मेन रूप से चमोली वाले क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएगी। और आपकी नीति और माड़ा घाटी हमारे मेन रूप से चमोली में ही आती है। जैसे भैरव घाटी उत्तरकाशी, धारचूला मुनस्यारी पिथौरागढ़, मिलम रालम ये भी पिथौरागढ़। तो नीति एवं माड़ा घाटी हमारे चमोली में आती है। तो मारछा तोलछा जनजाति हमारी नीति एवं माड़ा घाटी में निवास करती है। ये हमारी भोटिया की ही उपजाति है। मैंने आपको बताया था मारछा तोलछा जाड़ जोहारी सोका दरमिया चौंदासी सब मैंने आपको बताई थी, भोटिया जनजाति की ये उपजाति है। कुल मैंने 10 आपको बताई होंगी। अगला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में उत्तराखंड की महालेखागार का दायित्व किसने संभाला है? तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो परवेज आलम या परवेज आलम होगा, ये इसको सही कर लेना। परवेज आलम को हाल ही में उत्तराखंड के महालेखागार का पद सौंपा गया है। ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने वाले, जैसे है ना बना हुआ रूल कि मनरेगा में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार देना है। मेन रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए योजना चलाई गई है, मेन गाँव में ही चलती है। गाँव में उपलब्ध कराने में उत्तराखंड का कौन सा जिला लगातार तीसरी बार प्रथम रहा? अगर हम बात करें आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। तीसरी बार पहले नंबर पे रहा है हमारा शीतकालीन राजधानी देहरादून। अगला क्वेश्चन है,
चिंतन शिविर 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो इसका आयोजन बच्चों हमारे देहरादून में ही हुआ है। ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ से की गई है? तो शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की जो विवेचना की गई है वो हमारे सामवेद से की गई है। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। सामवेद की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, संगीत के जो 7 सुर का उल्लेख है, जैसे सारे गामा पाधा नी सा रे, सातों सुर का उल्लेख हमें सामवेद में मिलता है। कुल में बात करूँ तो हमारे कुल 4 वेद हैं। 4 वेदों में सबसे जो नवीनतम वेद है यानी कि न्यू या नया वेद है वो हमारा अथर्ववेद है। अथर्ववेद की मैं बात करता हूँ तो जादू, टोना, टोटका, प्रेम, वशीकरण, इन सब विद्याओं का उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलेगा। उसके बाद मैं ऋग्वेद की बात करता हूँ तो ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद है। देवी देवताओं को खुश करने के मंत्र आदि का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। अगर मैं यजुर्वेद की बात करता हूँ तो यजुर्वेद ने हमें युद्ध कला आदि की जानकारी हमें किस में मिलती है? यजुर्वेद में मिलती है। अगर मैं बात करता हूँ कौन सा ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा हुआ है? तो यजुर्वेद हमारा गद और पद दोनों में लिखा हुआ वेद है। अगर मैं बात करूँ वेदों के लेखक, मतलब ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन आए कि वेदों के लेखक कौन है, तो वेद व्यास को आपके माना गया है वेदों के लेखक। ये आपको याद करके चल लेना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो ये बच्चों आपकी भरतनाट्यम शैली आ जाती है। ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का उत्तरी धाम कहाँ स्थित है? तो देखिएगा उत्तराखंड के 4 धाम आपको पता है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। हम भारत की बात करें तो हमारे भारत देश में भी 4 महत्वपूर्ण धाम है। एक उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है और पश्चिम में है। अगर मैं उत्तर की बात करता हूँ तो उत्तर में जो हमारा धाम है वो बद्रीनाथ धाम है। दक्षिण में मैं बात करता हूँ तो दक्षिण में हमारा आ जाता है रामेश्वरम। दक्षिण में हमारा रामेश्वरम आता है जो हमारा तमिलनाडु में स्थित है। अगर क्वेश्चन आ जाए दक्षिण का धाम कौन सा है? रामेश्वरम, जो हमारा कहाँ पे तमिलनाडु में स्थित है। अगर मैं पूर्व की बात करता हूँ तो पूर्व में पुरी हमारा महत्वपूर्ण धाम है जो ओडिशा में स्थित है। और अगर मैं पश्चिम में बात करता हूँ तो पश्चिम में हमारा द्वारिका हमारे गुजरात में आता है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, क्वेश्चन बनेगा भारत का उत्तरी धाम कौन सा है? तो बद्रीनाथ धाम। दक्षिणी धाम कौन सा है? तो दक्षिण में जो हमारा धाम है वो हमारा रामेश्वरम है, मैंने आपको बताया था अभी। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, मैंने स्थान भी बता दिए। बद्रीनाथ उत्तराखंड में, रामेश्वरम तमिलनाडु में। पूर्व में आएगा आपका पुरी पड़ता है हमारा उड़ीसा में। और अगर मैं बात करता हूँ पश्चिम में तो पश्चिम में द्वारका जो हमारा गुजरात में आता है। 4 महत्वपूर्ण धाम है हमारे भारत के। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पे मिली? तो देखिएगा नाम से ही पता चल रहा है अल्पसंख्यक मतलब ऐसा समुदाय जिनकी संख्या कम हो। जैसे अगर मैं बात करूं मुस्लिम समुदाय हुआ, सिख समुदाय हुआ, जैन हुए, बौद्ध हुए, ईसाई हुए, ये सब क्या है हमारे अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। तो जाति के आधार पे बिल्कुल नहीं, रंग के आधार पे बिल्कुल नहीं, धर्म के आधार पे बिल्कुल नहीं, उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पे ये मान्यता दी गई है हमारे संविधान में। तो याद रखेंगे ना, आप एग्जाम आएगा तो आप आराम से लगा के इसको आ जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि कहाँ से अपनाई गई है? देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति महाभियोग क्या होता है मैं इसको बताता हूँ। महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को हटाना। महाभियोग राष्ट्रपति को हटाना। और किस प्रक्रिया से? महाभियोग की प्रक्रिया से। ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रपति को चुटकियों में हटा देंगे कि भैया राष्ट्रपति तुम हट जाओ, तुम राष्ट्रपति नहीं रहे। ऐसा नहीं होता है, एक पूरी प्रक्रिया होती है, तब जाके आपके राष्ट्रपति महोदय हटते हैं। राष्ट्रपति महोदय को जो हटाने की प्रक्रिया प्यारे बच्चों वो संविधान के अनुच्छेद 61 में है। बहुत बार पेपर में आता है कि अनुच्छेद 61 क्या कहता है? ये राष्ट्रपति के महाभियोग को बताता है। जो हमने कहाँ से ग्रहण किया है, यह जो कानून हमने ग्रहण किया है कहाँ से ग्रहण किया है?
अमेरिका के संविधान से। अब हम बात करें कैसे राष्ट्रपति महोदय हटते हैं, मैं इसको बताता हूँ। देखिएगा प्यारे बच्चों, हम आप सभी को पता है हमारे भारत का जो संसद है उसमें आपको दो सदन देखने को मिलते हैं। एक सदन है हमारा लोकसभा और एक सदन है हमारा कौन सा, राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि राष्ट्रपति को कैसे हटाएंगे। तो देखिएगा, अगर लोकसभा वाले चाहते हैं राष्ट्रपति को हटा दो तो प्रस्ताव यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर राज्यसभा, यहाँ पे सांसद बैठते हैं, लोकसभा में सांसद बैठेंगे और राज्यसभा में भी सांसद बैठेंगे। अगर राज्यसभा वाले चाह रहे हैं कि हमें राष्ट्रपति महोदय को हटाना है तो प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट होगी। लोकसभा में से भी हो सकती है और राज्यसभा में से भी। कैसे होगी? सबसे पहले एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इस प्रस्ताव में लिखा होगा कि भैया हम राष्ट्रपति महोदय को हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं, ये होगा इस प्रस्ताव में। अब ये पास कैसे होगा? तो देखिएगा, ये राष्ट्रपति महोदय को हटाने की प्रक्रिया का प्रस्ताव पास करने के लिए 1/4 वोट का होना आवश्यक है। मतलब समझिएगा, अगर राज्यसभा में 4 सांसद हैं तो 4 सांसदों में से एक सांसद की परमिशन चाहिए इस चीज़ को एक तरीके से वैलिड होने के लिए। मतलब कि हाँ भाई, राष्ट्रपति महोदय को हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दो। वो प्रक्रिया स्टार्ट करने के लिए कितना मत चाहिए? 1/4। मतलब अगर 4 है तो एक अगर कह दे कि भैया हाँ स्टार्ट कर दो प्रक्रिया, या इसको हम 40 कर लें तो 40 में से कितने चाहिए? 10 चाहिए। इसको 400 कर लो तो 100 चाहिए। इस तरीके से होता है। अर्थात राष्ट्रपति महोदय को हटाने के लिए प्रक्रिया आपके राज्यसभा में भी ला सकते हैं पहले, और आपके लोकसभा में भी कहीं भी आ जाएगी। राज्यसभा में लाएंगे तो 1/4 बहुमत से उस प्रक्रिया को स्टार्ट करेंगे, और लोकसभा में तब भी यहाँ पे है। अब ऐसा आप अपने मन में रख लो कि भैया राष्ट्रपति महोदय को हटाने के लिए लोकसभा वाले कह रहे हैं कि हमें राष्ट्रपति को हटाना है, तो क्या होगा? लोकसभा में सबसे पहले 1/4 एक साधारण मत से एक प्रस्ताव पारित होगा कि हाँ राष्ट्रपति को हटाना है। अगर ये पास हो जाता है फिर प्रक्रिया स्टार्ट होगी राष्ट्रपति जी को हटाने की। अब प्रक्रिया कैसे होगी? इस प्रस्ताव पे जो पहले 1/4 से पास हो ये तो होगा, इसको एक साइड रखो। अब वोट डलेंगे, वोटिंग होगी कि कौन चाह रहा है राष्ट्रपति को हटाना है और कौन चाह रहा है राष्ट्रपति को नहीं हटाना। गुप्त वोट डलेंगे, मतदान होगा। अब मतदान में कितना मत चाहिए राष्ट्रपति को हटाने के लिए? तो 2/3। कितने मत चाहिए? 2/3। अगर इसमें 300 सांसद हैं, 300 सांसदों ने मत करा है तो 300 में से 200 कहेंगे कि राष्ट्रपति को हटा दो, तब ये प्रस्ताव लोकसभा में पास मान लिया जाएगा। अगर इसमें मान लो 2/3 बहुमत नहीं मिला, मात्र 100 रह गए, मात्र 150 रह गए, तो राष्ट्रपति महोदय को नहीं हटाया जाएगा। ये प्रक्रिया यहीं पे फेल हो जाएगी। हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि 2/3 बहुमत लोकसभा में मिल गया और उसके बाद यहाँ प्रस्ताव पास हो गया, इसके बाद ये प्रस्ताव कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा में भी फिर से क्या होगा? आपके मत डाले जाएंगे, और राज्यसभा में भी 2/3 से अगर ये बहुमत पास हो जाता है तो राष्ट्रपति महोदय हट जाएंगे अपने पद से। ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। क्या याद करना है? राष्ट्रपति महोदय को हटाने के लिए जब मतदान होता है तो कितना बहुमत चाहिए? 2/3 का बहुमत चाहिए, जिसे विशेष बहुमत के नाम से जानते हैं। प्रक्रिया लोकसभा में आएगी, राज्यसभा में, लोकसभा में भी ला सकते हैं, राज्यसभा में भी ला सकते हैं। सारी जानकारी मैंने बता दी। इतनी डीप डिटेल आपको शायद ही कोई दे सके इतने अच्छे और इतनी आसान भाषा में। आगे बढ़ते हैं। वेद शब्द का, अब ये देखिएगा, ये मैंने बताया ना प्रक्रिया, ये मैं सोचेगा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जो यूके का पैटर्न है ना, वो ऐसे ही क्वेश्चन बना के दे रहा है, एक में से 4 ऑप्शन दे देगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन देता है। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देखिएगा, वेद शब्द का अर्थ होता है आपका ज्ञान। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, अर्थात दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। ऑपरेशन फ्लड चलाया कब गया था? 1970 में चलाया गया था। इसका टारगेट क्या था? दूध उत्पादन को बढ़ाना। अब कोई मुझे बताएगा प्रारंभ किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? नेतृत्व या जनक नहीं पूछ रहा, इसको जनक की अगर आप बात करेंगे तो बर्गिश कुरियन है, लेकिन इसको
क्रियान्वित कौन सी संस्था करती है, ये आपको बताना है। किस संस्था ने इसको क्रियान्वित किया था, मतलब जनक तो मान लिया, जनक का नेतृत्व किसने किया, वर्गीज कुरियन ने। वर्गीज कुरियन ने इन्हें श्वेत, देखिएगा ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं, मतलब दूध सफ़ेद ही होता है इसलिए इसको श्वेत क्रांति बोल देते हैं। तो ऐसा था, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन, या श्वेत क्रांति का नेतृत्व किसने किया, वर्गीज कुरियन ने। लेकिन किस संस्था के माध्यम से क्रियान्वित होता है ये आपको कमेंट में बताना है। बाकी एक आपको चीज़ याद रखनी है, दूध का सफ़ेद रंग केसीन के कारण होता है और दूध का पीला रंग आपके कैरोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश, ये मुख्य न्यायाधीश वो लिख लेना, छूट चुका है। हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश अगले कौन बनेंगे, तो देखिएगा आपके, ये देखिएगा भूषण रामकृष्ण गवई। भूषण रामकृष्ण गवई हमारे अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे देश के। क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 किस संस्था द्वारा जारी की गई है, तो ये प्यारे बच्चों आपके टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट इसको बनाना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित होंगे, तो इनका आयोजन मई में स्टार्ट होगा आपके बिहार राज्य में, पहली बार बिहार में खेल होंगे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट था, कैसा प्यारे बच्चों आपको लगा, फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, अगर आप 1 मई से हमारा जो टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इतनी चीज़ें आपको इसमें दी जाएगी। ये नंबर है हमारा, इस पे जानकारी ले सकते हैं, अधिक जानकारी यहाँ आपको मिलेगी। मात्र 99 रुपये इस कोर्स की फ़ीस है। आज के लिए इतना, मिलूंगा। और हाँ, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आप ही के लिए इतनी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।